बेटी की शादी हो गई थी। राधिका बुआ सास को विदा करके घर के काम निपटाने लगी। लगभग 1 घंटे के बाद किसी काम से वो अंदर आई तो पाया चश्मे को हाथ में पकड़कर आराम कुर्सी में धंसे हुए राजन लगातार छत को देखे जा रहे हैं, इतने बेखबर कि उन्हें उसके आने का एहसास भी नहीं हो सका। घबराई हुई सी राधिका माथे पर हाथ रखते हुए पूछ बैठी, क्या बात है? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अब ठीक रहूं या न रहूं, क्या फर्क पड़ता है? सब जिम्मेदारियों से मुक्ति पा चुका हूं। बस अब तो समय ही काटना है। भला ढलते सूरज से किसी को क्या आशा, क्या निराशा। आप कैसी बातें कर रहे हो जी? अभी तो हमें अपने नाती पोतों को अपनी गोद में खिलाना है, उनकी किलकारियों में अपना बचपन ढूंढना है। कहते हुए राधिका ने उनकी उदासी तोड़ने का प्रयास किया। नहीं राधिका, जीने की इच्छा तो उसी समय समाप्त हो गई थी जब काजल ने संसार छोड़ा था, किंतु अभी तक उसके देहावसान के समय दिया वचन निभा रहा था। बच्चों के उत्तरदायित्व से मुक्त हो चुका हूं, तो अब तो जीने की इच्छा ही नहीं रही है। राधिका की आंखों में एकाएक आंसू भर आए। उन्हें अलकों पर सहेजते हुए बोली, गैस पर दूध रखा है, अभी आती हूं। आंचल मुंह में ठूसती हुई राधिका रसोई की ओर भागी। मस्तिष्क के आगे दिल हार गया तथा आंखों से झरझर आंसू बहने लगे थे। क्या 25 वर्षों के उसके त्याग और बलिदान की राजन की नजरों में कोई कीमत नहीं रही? किसी ने सच ही कहा है, दूसरी औरत दूसरी ही होती है। कर्तव्य की तेज धार पर चलते चलते छलनी होती जाती है, फिर भी उसके मन को कोई नहीं समझ पाता। उसके हिस्से में सिर्फ कर्तव्य ही आते हैं, अधिकार नहीं। पुरुष जिस अहंकार से अपने पहले प्यार को दूसरी पत्नी के समक्ष प्रस्तुत करता रहता है, बिना ये जाने कि सामने वाले को कितना आघात पहुंचेगा, क्या औरत भी उतनी ही बेबाकी से अपने पहले प्यार को स्वीकार कर पाती है? कभी भूल से भी वो उस प्रकरण को दोहरा दे तो कयामत आने में देर नहीं लगती। वो जानती थी कि वो चाहे कितने भी आंसू क्यों न बहा ले, राजन पर उनका कोई असर नहीं होगा। अनायास ही मन 25 वर्ष के पूर्व के पन्नों को पलटने लगा था। अचानक उसे दीपक याद आए। क्या तेज था उनके चेहरे पर, किंतु होनी को कौन टाल पाया है। विवाह के 1 वर्ष के पश्चात एक जानलेवा बीमारी ने हष्टपुष्ट दीपक को मिट्टी में परिवर्तित कर दिया। ना कोई कुछ समझ पाया और ना ही कोई कुछ कर पाया। सब मामूली बुखार ही समझते रहे। जब तक डॉक्टर समझ पाते तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सिर्फ 5 दिनों में ही उसकी दुनिया ही बदल गई थी। गर्भ में उनके प्यार का अंश पल रहा था। उसके माता पिता का मानना था कि संतान उसके पुनर्विवाह में बाधक बन जाएगी। अभी उम्र ही कितनी है, विवाह तो करना ही होगा। इसलिए उन्होंने उसे गर्भपात कराने की सलाह दी, किंतु वो अड़ गई। एक माँ होकर वो ऐसा कृत्य कैसे कर सकती है? अपने ही हाथों अपने प्यार की निशानी को भला कैसे नष्ट कर देती? वो पुनर्विवाह के पक्ष में नहीं थी। दीपक के साथ बिताए 1 वर्ष में उसने जीवन की धूप छांव का अनुभव कर लिया था। वो पुनः इस बंधन में बंधने को तैयार नहीं थी। उसका मानना था कि यदि वैवाहिक सुख उसके जीवन में होता तो दीपक उसे छोड़कर जाते ही क्यों। अब नन्हे से दीपक की ज्योति से अपने अंधेरे जीवन को संवारना उसका प्रथम और अंतिम लक्ष्य बन गया था। समय के साथ वंश का जन्म हुआ। सूनी बगिया में बहार आ गई थी। वंश के जन्म के साथ उसे भविष्य की चिंता प्रारंभ हो गई थी। उसने नौकरी के लिए अप्लाई करना शुरू कर दिया। आखिर उसे एक कंपनी से नौकरी का ऑफर मिल गया, लेकिन वंश के छोटा होने के कारण वो असमंजस में थी कि वो इस ऑफर को स्वीकार करे या ना करे। उसकी मन स्थिति को समझकर उसके पिता ने उसे समझाया कि वंश की देखभाल तुम्हारी माँ कर लेगी। आज की परिस्थिति में तुम्हारे लिए नौकरी अत्यंत आवश्यक है और स्वयं को व्यस्त रखने का एक जरिया भी है। आत्मनिर्भर बनकर न केवल तुम अपना खोया आत्मविश्वास लौटा पाओगी, बल्कि बाहर की दुनिया में व्यस्त रहकर कुछ पलों के लिए जीवन के इस खालीपन को भूलकर आत्मसंतोष के साथ जीवन व्यतीत कर पाओगी। उसने नौकरी ज्वाइन कर ली थी। समय के साथ उसे स्वयं अनुभव होने लगा था कि इस दुनिया में एक सुंदर और जवान स्त्री का रहना उतना आसान नहीं है जितना उसने सोचा था। यदि कहीं वो अकेले जाती तो उसे लगता था कि झट से आस पड़ोस की खिड़कियां खुल जाती थी तथा पर्दों के पीछे छिपी अनगिनत निगाहें उसका पीछा करती रहती थी। कभी दीपक का कोई सहयोगी परिवार सहित भी उससे मिलने आता तो व्यंग्यात्मक लहजे में कही बातें उसके दिल को छलनी कर देती थी। ये वही औरतें थीं जो कहने को तो अत्याधुनिक होने का दिखावा करती थी,
किंतु उनकी सोच पुरातनपंथी ही होती थी। वो उनके शब्दों में छिपे विष को महसूस करके असहज होने लगती थी। कभी कभी वो सोचती थी कि औरत ही औरत की दुश्मन क्यों बन जाती है। क्यों एक दूसरी स्त्री को ढंग से पहनते ओढ़ते नहीं देख सकती। इस बीच उसके माता पिता ने उसके विवाह की बात चलानी चाहिए, किंतु उसने दृढ़ता से मना कर दिया था। किसी के साथ तन मन के साथ जुड़ना इतना आसान नहीं होता। उसके भारतीय संस्कार उसे चुनौती दे रहे थे। क्या अग्नि के समक्ष ली गई प्रतिज्ञा को तोड़ पाना इतना सहज है? समय को रोक पाना संभव नहीं है। वो तो जीवन में आए आंधी तूफानों से बेखबर निरंतर अपनी निश्चित गति से चलता रहता है। एक दिन वो ऑफिस से आई तो देखा कि माता पिता दोनों ही उदास बैठे हैं। कारण पूछने पर पता चला कि दीदी की देवरानी काजल बुरी तरह से जल गई है। पता नहीं कैसे कुकिंग गैस लीक होने लगी। रात को बेटी सोना के लिए दूध बनाने के लिए किचन में गई थी। लाइटर जलाते ही आग फैल गई, जिसके कारण वो बुरी तरह से जल गई है। उसके देवर के हाथ भी आग बुझाने के प्रयास में बुरी तरह झुलस गए हैं। काजल को उसने दीदी के बड़े बेटे के जन्म के समय देखा था। 5.5 फीट की गोरी चिट्टी तथा व्यवहार कुशल महिला से वो भी काफी प्रभावित हुई थी। अभी वो सोच ही रही थी कि फोन की घंटी टनटना उठी। किसी अनहोनी की आशंका से सभी कांप उठे। उनका अंदाज बिल्कुल सही निकला। फोन पर काजल के देहावसान की सूचना थी। होनी को कोई टाल नहीं सकता, किंतु रस्में तो निभानी ही पड़ती है। दुखद समाचार सुनकर माता पिता शोक जताने के लिए चले गए। सच, इंसान भविष्य के लिए कितनी बड़ी बड़ी योजनाएं बनाता है, जबकि जीवन के अगले पल का भी किसी को पता नहीं है। मम्मी पापा लौटे तो उदास थे। कच्ची गृहस्थी थी। 9 वर्षीय पुत्र शुभम और 4 वर्षीय पुत्री सोना। एक स्त्री अबला होते हुए भी ऐसी स्थिति में घर और बाहर दोनों में सामंजस्य स्थापित करके बच्चों की परवरिश उचित रूप से कर लेती है। वहीं सबल कहलाने वाला पुरुष ऐसी परिस्थितियों में एकदम टूट जाता है। राजन राधिका की दीदी के इकलौते देवर थे, जिन्होंने विवाह के पश्चात कभी यह अनुभव ही नहीं होने दिया कि ससुराल में उसकी दीदी अकेली है। बेटी के होने में जब डॉक्टर ने दीदी को महीना भर के लिए बेड रेस्ट की सलाह दी थी, तब राजन और काजल ने न केवल घर वरन नन्हे से देव की जिम्मेदारी भी स्वयं स्वीकार कर उन्हें चिंता मुक्त कर दिया था। अतः ऐसे समय में उन्हें अकेला छोड़ना दीदी को जिम्मेदारी से मुंह मोड़ना प्रतीत हुआ था। उसकी बुआ सास, जो अपनी बहू की डिलीवरी के कारण नहीं आ पाई थी, 1 हफ्ते बाद आने वाली है, ये जानकर दीदी कुछ दिन और रुक गई। उनके आने के पश्चात वो अपने शहर वाले घर गई, किंतु जब जब उसे उन मासूम बच्चों का ख्याल आता था, तब मन बेहद उदास हो जाता था। एक दिन बुआ सास ने सीमा दीदी के पास फोन किया। बेटी, राजन बहुत ही अकेला हो गया है। उसकी चुप्पी सहन नहीं होती। उसके व्यवहार के कारण बच्चे भी डरे डरे से रहते हैं। यदि तुम्हारी नज़र में कोई लड़की हो तो बताओ। मैं जानती हूँ कि राजन पुनर्विवाह के लिए कभी तैयार नहीं होगा, लेकिन उसे समझाने की जिम्मेदारी मेरी है। टूटा घर एक बार फिर से बच जाए तो मैं चैन से जी सकूंगी। यद्यपि बुआ जी ने स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं कहा, किंतु अप्रत्यक्ष रूप से उनका इशारा राधिका की ओर ही था। सीमा दीदी को भी कुछ दिनों से ऐसा ही महसूस हो रहा था। अगर राजन और राधिका मान जाएं तो 2 उजड़े हुए घर फिर से बच सकते हैं। बच्चों को माता पिता दोनों का प्यार मिल सकता है, जो बच्चों के मानसिक एवं शारीरिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। बच्चों की परीक्षा के पश्चात वो मायके गई तो राधिका के विवाह की बात उसने अपने मम्मी पापा से कही, तो उन्हें भी लगा यदि राधिका मान जाए तो वो भी निश्चिंत हो जाएंगी। वंश को देखकर कभी कभी लगता है कि उसका बचपना कहीं खो गया है। यहाँ तक कि राधिका भी अपने जीजाजी के साथ पिछले कुछ वर्षों से उतनी सहजता से बातें नहीं कर पाती थी। विधवा होने पर किसी जरूरत पर किसी मर्द से बात करो तो ये समाज उसका गलत मतलब ही निकालता है। राधिका की इसी मनस्थिति का फायदा उठाकर एक दिन सीमा दीदी ने कहा, राधिका, जिंदगी को सहजता से ले। माना तो दीपक को बहुत चाहती थी और उसकी यादें अभी भी तेरे दिल में बसी है, लेकिन उन यादों के सहारे तो जीवन काटा नहीं जा सकता ना। ये सत्य है कि तू अभी जवान है, सुंदर है, आत्मनिर्भर है, अकेले रह भी सकती है, किंतु तब क्या होगा जब तू आईने के सामने आने से डरने लगेगी। माँ पिताजी कब तक सहारा देंगी। माना आज भाई तुम्हारे दुख से दुखी है तथा तुम्हारे सुख से सुखी होता है, लेकिन क्या भरोसा कि कल वो अपने दायित्वों के बोझ से दबकर मुख नहीं मोड़ लेगा। वंश की ओर देख,
छोटी सी उम्र में वो कैसा हो गया है, सहमा सहमा सा चुपचाप अपने अंतर कवच में कैद। पुनर्विवाह करने से न केवल वंश को पिता का प्यार मिल जाएगा, वरन दो मातृहीन बच्चों का जीवन भी संवर जाएगा। फिर ये रिश्ता तो मेरा जाना पहचाना है। तू राजन के साथ सुखी रहेगी, ये मेरा विश्वास है। आंचल में आए फूलों को मुरझाने मत दे मेरी बहना। वैसे कोई जल्दी नहीं है, सोच समझकर उत्तर देना। सीमा दीदी की बात सुनकर राधिका को भी लगने लगा था कि जीवन एक समझौता ही तो है, और आज भी वो अपने जीवन के साथ समझौता ही तो कर रही है। एक समझौता राजन के साथ भी करके देख ले। पहली स्थिति में वो स्वयं के लिए ही जी रही है, जबकि दूसरी स्थिति में वो अन्य 3 प्राणियों के लिए भी शायद उपयोगी बन जाए। वंश को भी शायद पिता का तथा भाई बहन का प्यार मिल जाए। ये सच है कि वो दीपक की यादों को, उसके साथ बिताए पलों को कभी भूल नहीं पाएगी। पर मन मंदिर में अपने इष्ट देव की मूर्ति की स्थापना करके कर्तव्य पथ पर अग्रसर तो हो ही सकती है। उसकी स्वीकृति प्राप्त होते ही एक सीधे साधे समारोह में उसका राजन से विवाह हो गया। उसने घर में प्रवेश किया था, एक लजीली शर्मीली दुल्हन की तरह नहीं, बल्कि कर्तव्य की तेज धार पर स्वयं को बलिदान करने के लिए। वैसे तो राजन भी इस विवाह के लिए तैयार नहीं थे, किंतु लोगों के समझाने पर उन्हें भी लगने लगा था कि पुनर्विवाह करना बच्चों की उचित परवरिश के लिए सही होगा। बच्चों को इधर उधर भटकते देखकर वो भी व्यथित हो चले थे। राजन के कहने पर वो वंश को भी घर ले आई थी। जब वो ब्याह कर इस घर में आई थी तो पहले ही दिन वो 2 बच्चों की माँ बन गई थी। अभी वो ढंग से बैठ भी नहीं पाई थी कि बुआ सास ने 9 वर्षीय शुभम तथा 4 वर्षीय सोना को उसे सौंपते हुए कहा था, तुम तो जानती हो बेटी कि छोटी उम्र में इनके ऊपर से माँ का साया उठ गया है। बेचारे अभी तक इधर उधर ही भटक रहे हैं। अब तुम्हारे आने से आशा है इन्हें स्थायित्व मिल जाएगा और शायद टूटा घर एक बार फिर से बस जाए। घर में एक वही बुजुर्ग महिला थी। राजन के माता पिता का स्वर्गवास काफी पहले ही हो चुका था। तब दोनों भाई राजन और मयंक की परवरिश बुआ के घर में ही हुई थी, इसलिए सब उनको बहुत ही मान सम्मान देते थे। कि तभी 4 वर्षीय सोना कह उठी, दादी माँ, आप तो कह रही थी कि तुम्हारी मम्मी को लेकर आ रहे हैं, किंतु ये तो हमारी मम्मी नहीं है, कोई और है। बेटा, ये तुम्हारी नई मम्मी है। ये भी तुम्हें उतना ही प्यार करेगी जितना तुम्हें तुम्हारी माँ करती थी, बुआ ने उसे समझाते हुए कहा। किंतु सोना रोती हुई कमरे से बाहर चली गई। उसके पीछे पीछे उसका बड़ा भाई शुभम भी चला गया था, शायद उसे समझाने के लिए। शुभम को परिस्थितियों ने समय से पहले ही समझदार बना दिया था, किंतु माँ के प्यार के अभाव के कारण सोना बहुत चिड़चिड़ी हो गई थी। बच्ची है, तुम्हारा प्यार पाकर ठीक हो जाएगी, बुआ सास ने उसे समझाते हुए कहा। शुभम और सोना से उसने वंश को अपने पास सुलाने के लिए कहा, तो दोनों ने यह कहकर मना कर दिया कि उनके कमरे में जगह नहीं है। अपने पास सुलाना चाहा तो राजन अप्रसन्न से लगी। यद्यपि उन्होंने कुछ कहा तो नहीं था, पर पुरुष बिना कुछ कहे ही अपने हाव भाव से बहुत कुछ कह देता है। नारी पुरुष के इस व्यवहार को समझने में पूर्णतः सक्षम होती है। शायद नारी की ये क्षमता कई बार घर में किसी अनहोनी को जन्म लेने से पहले रोक लेती है, और यही उसके साथ हुआ। अंत में उसने वंश के सोने की व्यवस्था ड्राइंग रूम के दीवान पर कर दी थी। एक दिन वो रात में पानी पीने के लिए उठी तो देखा वंश दीवान के एक कोने में बैठा डर के कारण कांप रहा है। अपने दिल के टुकड़े की ये दशा देखकर मन रोने को हो आया था। उसे दिलासा देते हुए पूरी रात उसकी सराह ने बैठकर काट दी तथा सुबह होने से पहले ही अपने कमरे में चली गई। वंश भी नए घर में डरा डरा सा और सहमा सहमा सा रहता था। शुभम और सोना उसे बातें नहीं करना चाहते थे। राजन कभी करते भी तो ना वो सहज हो पाते थे और ना ही वंश। शुभम ज़्यादा परेशान नहीं करता था, लेकिन सोना माँ के जाने से बहुत चिड़चिड़ी हो गई थी। एक दिन तो हद ही हो गई। राधिका और राजन बेडरूम में बैठे थे, किसी समस्या पर विचार विमर्श कर रहे थे कि अचानक सोना आकर बोली, आप उठिए पलंग से, ये मेरी माँ का है, इस पर आप नहीं बैठ सकती हैं। सोना का आक्रोश देखकर राधिका खड़ी हो गई। राजन भी समझ नहीं पाए थे कि ऐसी स्थिति कैसे उत्पन्न हो गई। थोड़ा संभलकर धीरे से बोले, बेटा, ये तो तुम्हारी मम्मी जैसी है, तुम्हें प्यार करती है, तुम्हारी देखभाल करती है।
मम्मी जैसी ही है। मम्मी तो नहीं ना। और प्यार, प्यार तो ये अपने बेटे वंश से करती है, हमें नहीं। तिरस्कार से उसने उसे देखते हुए कहा था। राधिका के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। ना जाने कहाँ से उसके मन में आ गया था कि वंश उसका बेटा है और वो दोनों सौतेले। शायद समाज के उड़लते विष दंतों का जहर फैलने लगा था। परिस्थितियों से समझौता करने के प्रयास में दिल छलनी सा होने लगा था, किंतु चाहते हुए भी वो कुछ नहीं कर पा रही थी। धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा था कि उसके लगातार प्रयास करने के बावजूद भी अन्य सभी की उपेक्षा के कारण वंश हीन भावना से ग्रसित होने लगा है, जो उसके स्वास्थ्य और विकास में रुकावट बन सकता है। इसका उसके रिजल्ट पर भी असर पड़ने लगा था। पिछले 1 वर्ष से उसके हर विषय में बहुत कम नंबर आ रहे थे। आखिर दिल पर पत्थर रखकर उसने वंश को हॉस्टल में रखने का प्रस्ताव राजन के सम्मुख रखा। उसकी बात सुनकर वो बौखला ही गई, किंतु घर की विकट होती जा रही परिस्थितियों में इसके अतिरिक्त अब और कोई अन्य उपाय भी नजर नहीं आ रहा था। उसके अति आग्रह करने पर राजन मान गए। अपने कलेजे के टुकड़े को अलग करते हुए दिल में अनेक नागफनी चुभ रहे थे राधिका के दिल में। स्वयं से नफरत होने लगी थी उसको। स्वयं के सुख के लिए उसने दूसरा विवाह तो कर लिया था, पर दूसरे के बच्चों के साथ न्याय करने के चक्कर में वो अपने कोख जहे पर भी अन्याय करने जा रही थी। पर वो करे भी तो क्या करे, जब ओखली में सिर डाल ही लिया है तो मुसल तो उसे सहने ही पड़ेंगे। वंश भी बिछड़ते हुए बहुत रोया था। उसे रोते देखकर उसका दिल भी रो रहा था, पर शरीर पत्थर बना उसे समझाने में नाकाम सिद्ध हो रहा था। वार्डन के हाथों उसे रोता हुआ छोड़कर वो लौट आई थी। उसके फैसले पर उसके परिवार में भी विरोध हुआ। उसके माता पिता ने वंश को अपने साथ रखना चाहा, किंतु उसने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि उसने उनका कहना मानकर दूसरा विवाह तो कर लिया, किंतु अब उसे अपनी समस्याओं को स्वयं सुलझाने दे। जिंदगी के साथ किए समझौते को निभाने की नाकाम कोशिश कर रही थी, पर विषम से विषम हालात में वो नौकरी नहीं छोड़ना चाहती थी। कभी किसी फल यदि राजन वंश के ऊपर हो रहे खर्चे को लेकर कुछ कह दिया तो शायद वो सहन नहीं कर पाएगी। अपनी इस मन स्थिति से उसने राजन को भी अवगत करा दिया था। राजन ने भी उसकी इच्छा का आदर किया था। बच्चों की हारी बीमारी में सदा उसने छुट्टी लेकर उनकी सेवा की, कभी भी राजन को शिकायत का अवसर नहीं दिया। धीरे धीरे वंश भी उसकी स्थिति को समझने लगा था। अंततः धीरे धीरे उसने हॉस्टल के नियमों के अनुसार स्वयं को ढालना प्रारंभ कर दिया था। राधिका को जब भी मौका मिलता वो उससे जाकर मिल आती थी। उसे संतोष सिर्फ इतना था कि अब वो अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होने लगा था। धीरे धीरे शुभम और सोना भी राधिका के महत्व को समझने तथा आदर देने लगे थे। यद्यपि उन्होंने कभी उसे माँ कहकर नहीं बुलाया, शुभम मौसी कहता था। सोना ने भी उसी का अनुकरण किया। यही कारण था कि अब जब छुट्टियों में वंश घर आता था तब सब उसे सहज भाव से स्वीकार करने लगे थे। समय के साथ शुभम इंजीनियर बनकर एक प्राइवेट कंपनी में लग गया था। वहीं वंश पुलिस ऑफिसर के पद पर कार्यरत हो गया था। सोना भी महाविद्यालय में एक अध्यापिका बन गई थी। अब सगे संबंधी भी राधिका का त्याग एवं बलिदान की सराहना करते नहीं थकते थे, जिसके साहस और सहनशीलता ने एक टूटे परिवार को प्यार और स्नेह के बंधन में बांध दिया था। शुभम और वंश दोनों की शादी हो चुकी थी। दोनों अपने अपने परिवारों के साथ सुख शांति के साथ जीवन व्यतीत कर रहे थे। आज सोना के विवाह के भार से मुक्त होकर वो स्वयं को गौरवान्वित अनुभव कर रही थी, किंतु राजन के कहे वाक्य ने उसके त्याग और बलिदान को नकार कर उसे कटघरे में खड़ा कर दिया था। वो आज एक बार फिर इतने बड़े घर में पति के रहते हुए भी अकेला महसूस कर रही थी। क्या पुरुष ही प्यार करना जानता है, एक स्त्री नहीं? यदि राजन ने अपनी पत्नी खोई थी तो क्या उसने अपना पति नहीं खोया था? कैसी विडंबना है ये। वो चाहती तो विवाह करके उसके बच्चों को नकार कर सिर्फ वंश के लिए ही जी सकती थी, पर उसने ऐसा नहीं किया। हमेशा की तरह इस बार भी उसने चुप रहना ही श्रेष्ठ कर समझा। धीरे धीरे दिन गुजर रहे थे। सोना के विवाह को 15 दिन बीत गए थे, किंतु अभी तक उसका कोई समाचार नहीं मिला था। पता नहीं क्यों राधिका को उसकी बेहद याद आती थी। भले ही वो उसकी कोख जही नहीं थी, किंतु पाला तो उसने ही था। प्यार का ये बंधन स्वाभाविक ही था। एक दिन राधिका किचन में दोपहर के खाने की तैयारी में व्यस्त थी कि राजन की आवाज आई। कहाँ हो राधिका? सोना का फोन है, वो तुमसे बातें करना चाहती है। तत्परता से उसने फोन का रिसीवर हाथ में पकड़ा।
कानों से आवाज़ टकराई, माँ आई रियली मिस यू। मेरे मुंह से माँ सुनकर आप चौंकी होंगी ना, किंतु आज आपसे दूर रहकर महसूस कर पा रही हूँ कि मैं आपको कितना चाहती हूँ। मैंने आपके साथ हमेशा बुरा बर्ताव ही किया है, लेकिन आपने सदैव मुझे अपने आंचल की छत्र छाया प्रदान की है। मुझे क्षमा करना माँ। राधिका की आंखों से एक बार फिर झरझर आंसू बहने लगे थे। स्वयं को संभाल कर बोली, बेटा क्षमा कैसी, तुम मेरी बेटी हो। बच्चे माँ से तथा माँ अपने बच्चों से बहुत दिनों तक दूर नहीं रह सकती। हमें भी तुम्हारी बहुत याद आ रही है। तुम जल्दी से घर आ जाओ। थोड़ी देर बात करके राधिका ने फोन रख दिया। राजन लगातार उसकी ओर देखे जा रहे थे। उनकी आंखों में जैसे तृप्ति, आत्मसंतोष दिखाई दे रहा था, वैसा उसने पहले कभी नहीं देखा था। राजन ने कहा, राधिका तुम न होती तो ये घर कब का बिखर चुका होता, और मैं भी। राजन ने राधिका को गले से लगा लिया। एकाएक उसे लगा कि मानो संसार की सारी खुशियां अचानक उसके दामन में समा गई हैं। उसकी वर्षों की तपस्या आज पूरी हो गई है। आज बच्चों ने उसे अपनी माँ मान लिया था और पति ने उसके महत्व को स्वीकार कर लिया था। आज वो बहुत खुश है। तो दोस्तों, उम्मीद है मुझे आपको हमारी ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।